लिखेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द। तो बेटा कल की क्लास में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिखी थी उन्हें हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर से रिलेटेड हैं। लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको सवाल का कंसेप्ट समझाऊंगा। लैंग्वेज पढ़कर आपको उस कंसेप्ट को बढ़िया करके इमेजिन करना है और उसका आंसर बनाना है, ठीक है। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज पढ़कर जो डेटा आपको गिवन दिया गया है उसे निकालकर एक तरफ रख दो, ठीक है। चलिए, अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। थिन सोप फिल्म formed between wire and a light slider support a weight of, this is the value of weight, W की वैल्यू है हमारे पास में 3 × 10 की पावर -2 न्यूटन। The length of the slider is 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में है हमें बताना है कि फिल्म की सरफेस टेंशन क्या है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इसका सवाल मुश्किल नहीं आता, आप झट से बना देंगे इसकी प्रॉब्लम। मुश्किल आती है इसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। अब लैंग्वेज कैसी दे रखी है आपको बताते हैं। आपके पास में ऐसा एक यू शेप का वायर है बच्चों, ठीक है। इस यू शेप के वायर को आपने सोप सॉल्यूशन में डुबोया, साबुन का पानी या डिटर्जेंट का पानी है उसमें आपने इसे डिप करा दिया। जैसे ही उसमें आपने इसे डिप कराया, यहां एक फिल्म बन गई। फिल्म का मतलब यह है कि यहां वो जो सोप बबल बनते हैं ना, बबल देखा आप लोगों ने? बबल का जो सरफेस होता है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे बोलते हैं फिल्म। क्या बोलते हैं? तो यहाँ यू शेप में एक फिल्म बन गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ लिक्विड आ गया, ऐसे यहाँ पूरे हिस्से में लिक्विड आ गया, ठीक। ये आपके पास में खिसकने वाला वायर है बच्चों, यहाँ पर खिसकने वाला वायर है और इस वायर से लगा हुआ है W वेट, इस वायर से लगा हुआ है W वेट। बस ये था मुश्किल काम। लैंग्वेज पढ़कर इस तरीके से एक डायग्राम बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, बाकी काम तो बन गया। अब सुनिए ध्यान से, ये है वो, ये जो ब्लैक वाला वायर है वो ये है, इसके ऊपर लिक्विड है, लिक्विड। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करता है वो टुवर्ड्स द लिक्विड काम करता है, लिक्विड की तरफ काम करता है। जैसे हमने कल बहुत सारे नोट पॉइंट पढ़े थे, उन सभी नोट पॉइंट में लिक्विड कहाँ था? नीचे था, उसके ऊपर आपका वायर था। तो फोर्स कहाँ काम करता था? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता था। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है? गौर से देखिए बेटा, यहाँ कंडीशन ये है कि आपका जो स्लाइडर है, ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये आपका स्लाइडर है, लिक्विड इसके ऊपर है, सोप का जो सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर है। इसका मतलब ये है सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करेगा वो ऊपर काम करेगा। यानी आपको इस सवाल से ये सीखने को मिल गया कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स काम करता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करता है वो लिक्विड की तरफ काम करता है। लिक्विड नीचे होगा तो नीचे की तरफ काम करेगा, और लिक्विड ऊपर होगा तो ऊपर की तरफ काम करेगा। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा। ये W वेट है तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा W। आपसे कहा कि ये जो ब्लैक वाला स्लाइडर है ये यहीं फिक्स है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये तो बहुत ही आसान बात है। अगर ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स के बराबर है। कोई भी चीज बीच में तब रुकती है जब उस पर जितना फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा हो बिल्कुल उतना ही फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा हो, तब हम कहते हैं कि वो बीच में रुकेगी। समझ में आ रही बात? अब आप देखिए जो ब्लैक वाला स्लाइडर है ये ऐसे है बेटा, इसके इस तरफ भी लिक्विड है, यानी यहां भी लिक्विड है और यहां भी लिक्विड है। अब मैंने कल आपको निडल वाला एग्जाम्पल देकर बताया था, निडल के इस तरफ भी लिक्विड होता है, इस तरफ भी लिक्विड होता है। इस तरफ का जो लिक्विड है वो एक फोर्स लगाता है जिसका नाम होता है सरफेस टेंशन यानी T और लेंथ यानी L।
और जो इधर का लिक्विड है वो एक और फोर्स लगाता है, उसकी वैल्यू भी होती है सरफेस टेंशन यानी T और लेंथ यानी L। यानी ये जो वायर है, एक लिक्विड तो इसके इस तरफ है और एक लिक्विड इसके इस तरफ है। जो इधर का लिक्विड है ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ TL, और जो इधर का लिक्विड है यानी ये वाला लिक्विड है ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ TL। बताइए ऊपर की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं? ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं 2TL, और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? W। हमें चाहिए सरफेस टेंशन की वैल्यू, तो सरफेस टेंशन हो गया W/2L। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू W का मतलब हो गया वेट। बेटा ये रहा वेट, बोलो है या नहीं है? क्या है वेट की वैल्यू हमारे पास में? 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², 2 L। लेंथ की वैल्यू बताइए कितनी है? स्लाइडर की लेंथ कितनी है मेरे पास में? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 30 × 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल आउट। अरे बोलो भाई, 3 से 30 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 2 × 10 कितना हो गया? 1/20, और 1/20 का मतलब है 0.05 न्यूटन पर मीटर। ये हो गई हमारे पास में वैल्यू 0.05 न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मेन काम तो इसकी लैंग्वेज पढ़कर इसका एक रफली डायग्राम तैयार करना है। वो जो रफली डायग्राम आप इसका तैयार करोगे, यू शेप का वायर था, उसे सोप सॉल्यूशन में डुबोया, सोप सॉल्यूशन में डुबोकर यहाँ फिल्म आ गई। कैसी आ गई? जैसा जिस चीज से बबल बना होता है ना, बबल का जो सरफेस होता है, वैसी फिल्म यहाँ बीच में आ गई। और नीचे की तरफ आपका लगा हुआ एक स्लाइडर खिसकने वाला, उससे W वेट लगा रखा है। बताओ W वेट इस ब्लैक वाले वायर को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा? नीचे। सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा? ऊपर। समझ में आ रही बात? तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गया, तभी बीच में रुका हुआ है और हमने T की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, फटाफट नोट डाउन करिए आंसर। क्लियर? तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करेगा उसकी डायरेक्शन अब बताने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर हो गई? डायरेक्शन क्या होगी? रक्षिता, क्या डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स द लिक्विड। अगर लिक्विड ऊपर होगा तो ऊपर, जैसे मान लो कि वायर, ये है वायर, सुनो ध्यान से, ये वायर है, लिक्विड इधर है तो किधर काम करेगा? इधर। ये वायर है, लिक्विड इधर है तो किधर काम करेगा? इधर। ये वायर है, लिक्विड ऊपर है तो किधर काम करेगा? ऊपर। और ये वायर है, लिक्विड नीचे है तो कहां काम करेगा? नीचे। ध्यान रखिएगा, ठीक है? Done? Any doubt? Okay, nice. Next. सबसे पहली नजर मेरी इस पर गई, क्या लिखा हुआ है? सिंगल सरफेस टेंशन या डबल सरफेस टेंशन? और बताना क्या है आपको इसके अंदर? वर्क डन। क्या बताना है भाई? वर्क का तो एक ही फॉर्मूला होता है बेटा। काहे की बात हो रही है तो क्या आएगा? और साथ में क्या आएगा? डेल्टा ए। वर्क का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। बबल है तो इसीलिए मैंने ले लिया 2T और साथ में ले लिया डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया। चलो वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। वर्क इज इक्वल टू 2, टी की वैल्यू कितनी हो गई? सरफेस टेंशन हो गई आपके पास में, ये रही बेटा देखो 0.03। खटर पटर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। 0.03 डेल्टा ए की जगह मैंने लिखा फाइनल एरिया 4πr² माइनस इनिशियल एरिया 4πr²। कैपिटल आर का मतलब है फाइनल रेडियस, स्मॉल आर का मतलब है इनिशियल रेडियस। देखो बबल की शुरुआत में रेडियस कितनी थी? 2 सेंटीमीटर,
उसके बाद में बबल बड़ा हो गया, ठीक है, और बबल की रेडियस कितनी हो गई, यानी स्मॉल आर की वैल्यू तो हो गई 2 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो वर्क इज इक्वल टू 4 पाई को बाहर कॉमन ले लियो, 4 पाई इंटू 2 इंटू 0.03, कैपिटल आर की जगह रखेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की जगह रखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हो गई बेटा हमारे पास में वैल्यू। कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करिए। वर्क इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 0.03, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10 की पावर -4, माइनस के 4 इंटू 10 की पावर -4। भाई इसके बाद की कैलकुलेशन आप लोगों को खुद कर, दिख नहीं रहा है पीछे वालों को, दिख रहा है? 8 पाई इंटू 0.03, 25 इंटू 10 की पावर -4, -4 इंटू 10 की पावर -4। पहले ये बताओ मुझे आप लोग, ये मैंने 2t क्यों लगाया, समझ में आया सभी लोगों को? क्यों लगाया 2t? बबल की बात हो रही है। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर फाइनल एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनिशियल एरिया। फाइनल रेडियस कितनी है आपकी 5 और इनिशियल रेडियस कितनी है 2। आगे काम तो कैलकुलेशन का है और कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर जूल में निकल कर आएगा। वर्क की यूनिट जूल ही होती है आपकी, ठीक है? बोलो भाई, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क पूछा है आपसे, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ बबल। इस बार हमें बबल बनाना है, बबल की रेडियस नहीं बढ़ानी है, बबल बिल्कुल बनाना है हम लोगों को, यानी शुरुआत में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, इनिशियल एरिया आपका 0 के बराबर है, बबल प्रोड्यूस करना है आपको। बबल प्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि इनिशियल एरिया 0 है, शुरुआत में कोई बबल नहीं है आपके पास में। समझ आ रही है बात? और अगर बबल प्रोड्यूस करना है तो फाइनल एरिया हो गया बबल का कितना, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे बोलो, अब बताइए वर्क निकालने का, लकी त्यागी, वर्क निकालने का तरीका बताओ क्या होता है? काहे की बात हो रही है? बबल। लकी तुम बताओ क्या होता है? 2t इसलिए क्योंकि बबल की बात हो रही है, और साथ में है डेल्टा ए, डेल्टा ए इसलिए क्योंकि एरिया में कितना चेंज आ रहा है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो वर्क इज इक्वल टू, भाई 2t इसलिए क्योंकि बबल की बात हो रही है, ठीक है? सो 2t फाइनल एरिया हो गया आपके पास में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनिशियल एरिया हो गया आपके पास में 0। सो वर्क इज इक्वल टू 8 पाई टी आर स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास में वर्क की वैल्यू। आई थिंक आराम से निकल सकता है अब आंसर, कोई परेशानी नहीं होगी। 8 पाई की जगह वही 3.14 आप लोग रखेंगे,
T का मतलब सरफेस टेंशन कितनी है, सरफेस टेंशन 0.03 और R की वैल्यू है 0.05 मीटर। देखो पहले से मीटर में दे रखी है, थोड़ा सा आंखें खोलकर दिमाग खोलकर काम करना, पहले से वैल्यू मीटर में दे रखी है आपको, तो उठाकर पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, वर्क निकल जाएगा आपका। सिर्फ आपको पुट करनी है यहाँ वैल्यू और कोई काम नहीं है अब, ठीक है। 8 पाई T की वैल्यू 0.03, R की वैल्यू 0.05 का होल स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है नहीं, इसी तरीके के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। क्लियर? कोई परेशानी किसी को? नासिर समझ आ गया? हो जाएगा? आगे बढ़ जाऊं अब मैं, इधर गर्ल्स सभी का हो जाएगा? ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एनर्जी। क्या पूछिए? पहले आप ये देख लो कि सरफेस एनर्जी होता क्या है। सरफेस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई से, और सरफेस एनर्जी निकालने का तरीका है टी। अगर ड्रॉप है तो टी और बबल है तो वही 2T। और इस बार आपको मल्टीप्लाई डेल्टा ए से नहीं करनी, आपको मल्टीप्लाई एरिया से करनी है। काहे से करनी है? अगर वर्क निकालना है तो डेल्टा ए रखना है आपको, और अगर एनर्जी निकालनी है तो सीधा ए रखना है आप लोगों को। समझ में आ रही बात? तो अब तो बहुत ही आसान है यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। बताइए पहले काहे की बात हो रही है आपके पास में, है क्या? फाइंड द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो ये आपके पास में एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर यहां तक लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, ये लिक्विड भरा हुआ है यहां तक। दिख रहा है लिक्विड भरा हुआ? पहले तो आपको यहां से एक थ्योरेटिकल बात सीखने को मिलेगी। ये जो सरफेस एनर्जी है, नाम में भी सरफेस आ रहा है, ये सरफेस एनर्जी सिर्फ सरफेस की क्वांटिटी है। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि ये सिलेंड्रिकल वेसल है, यहां तक लिक्विड भर रखा है, यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे बताओ सरफेस एनर्जी कितनी होगी, तो लिक्विड के सरफेस के नीचे सरफेस एनर्जी हमेशा 0 होती है। कितनी होती है? सरफेस एनर्जी सिर्फ सरफेस की क्वांटिटी है, लिक्विड के अंदर सरफेस एनर्जी हमेशा 0 होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सरफेस की एनर्जी निकालनी है तो आपको सरफेस टेंशन लेनी है T, और सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आप देखो सरफेस टेंशन हो गई T, बेटा ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने जिस पर ब्लैक कलर की शेडिंग की है, नूपुर कैसी शेप होगी इस एरिया की? सिलेंडर का जो ये वाला पोर्शन होता है, जो ओपनिंग होती है सिलेंडर की, वो कैसी शेप की होती है? सर्कुलर होती है, नहीं होती है? तो ये अगर सर्कुलर है तो ये भी कैसी होगी? तो सर्कुलर का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास में? πr²। बोलो होगा या नहीं होगा? भाई सिलेंडर की जो ओपनिंग होती है वो सर्कुलर होती है, तो पानी या लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ होगा वो भी सर्कुलर शेप के अंदर भरा हुआ होगा, तो सरफेस का एरिया हो गया सर्कुलर, यानी πr²। अब सरफेस टेंशन आपको गिवन दे रखी होगी, देखो ये रही सरफेस टेंशन 0.075 जूल पर मीटर स्क्वायर भी सरफेस टेंशन की ही यूनिट होती है, और न्यूटन पर मीटर भी सरफेस टेंशन की ही यूनिट होती है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू तो इतनी हो गई, रेडियस की जगह आप रख देंगे 6 सेंटीमीटर। सो एनर्जी इज इक्वल टू 0.075 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और रेडियस की जगह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये सरफेस टेंशन हो गई, ये एरिया हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा जूल में, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। हो गया बेटा?
आगे बढ़ें, वेरी नाइस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, ये मैंने तो 27 ड्रॉप्स आपको लिखवा रखा है, यहां कितनी ड्रॉप है? 1000 वाला सवाल मैं करवा चुका था, इसलिए 27 लिखवाया था मैंने आप लोगों को। बाकी तरीका वैसा ही है, कोई अलग तरीका नहीं है। ध्यान से आप देखो, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास में शुरुआत में है एक बड़ी ड्रॉप, ये रही हमारे पास में बड़ी ड्रॉप। इस बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है बेटा। काहे की बात हो रही है? ड्रॉप की बात हो रही है। इस बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसकी जो सरफेस टेंशन है वो टी है। समझ आ रही बात? तो बड़ी ड्रॉप की सरफेस एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में, बताइए क्या होगी? टी या 2t? 2t काहे में होता है? और मल्टीप्लाई बाय एरिया, कितना एरिया होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप का जो साइज है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, और गोलाकार का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़ी ड्रॉप की सरफेस एनर्जी हो गई इतनी, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट? जल्दी बोलो। ओके, अब आपसे क्या कहा? आपने 1000 स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके ये बड़ी ड्रॉप आपने तैयार करी है। तो अब देखते हैं कि वो जो 1000 ड्रॉप्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी, वो जो 1000 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। चलिए उनकी एनर्जी देखते हैं। एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी होगी? भाई ड्रॉप है वहां भी, टी, सरफेस टेंशन तो टी हो गई बेटा, ध्यान से देखो। और एक छोटी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी आपके पास में? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है आपके पास में? 1000। भाई हमने छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करके, छोटी छोटी 1000 ड्रॉप्स को कंबाइन करके हमने एक बड़ी ड्रॉप तैयार करी है, और बड़ी ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल आर, छोटी ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल आर। तो जितनी भी छोटी ड्रॉप्स थी उनकी सरफेस एनर्जी हो गई है, ड्रॉप्स है तो सरफेस टेंशन टी, छोटी ड्रॉप का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 1000, बड़ी ड्रॉप की एनर्जी टी, बड़ी ड्रॉप का एरिया 4 पाई। बड़ी ड्रॉप तो एक ही है ना, सारी छोटी ड्रॉप को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बना दी, वो एक ही है, वो ये कंडीशन हो गई। जल्दी बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? कोई समस्या है किसी को? डिवाइड कर दो दोनों को आपस में, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करके क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, ध्यान से जरा, T से T कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000। बताइए बचा या नहीं बचा? अब देखते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है, कैपिटल आर में और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो कैपिटल आर की वैल्यू होती है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस होगी वो इतनी होगी। बताइए n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, कैपिटल आर आ गया 10 इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 10 इंटू स्मॉल आर, आ गई कैपिटल आर की वैल्यू। अब कैपिटल आर की वैल्यू को उठाओ और यहां पुट कर दो, रखो भाई कैपिटल आर की वैल्यू को यहां, 10 स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 का स्क्वायर करोगे 100, आर स्क्वायर नीचे है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 0 से 2 0, बेटा क्या आ गया हमारे पास में? 1/10। क्या आया? यानी दोनों की एनर्जी का जो रेशो होगा हमारे पास में वो होगा 1/10 या 10/1। समझ में आ रही बात? वो डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो उसे, ऊपर बड़ी ड्रॉप की एनर्जी लिखते हो या छोटी ड्रॉप की एनर्जी लिखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगी बात, ठीक है। हमने ऊपर बड़ी ड्रॉप की एनर्जी ली है, नीचे छोटी छोटी सारी ड्रॉप्स की एनर्जी ली है, उसने उल्टा पूछ रखा है हम लोगों से, इसलिए आंसर 10:1 दे रखा है। बोलिए समझ में आया नहीं आया? मैं कंडीशन दोबारा से लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटी 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 27 ड्रॉप है हमारे पास में। अब हम उस सवाल पर आगे जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, इन सबको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप मैंने तैयार कर दी जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, छोटी ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल आर, ये है कंडीशन। ड्रॉप्स हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, ड्रॉप्स हैं, ठीक है। चलिए
तो बताइए छोटी ड्रॉप्स की एनर्जी कितनी होगी, बताओ अनुग्रह कितनी होगी? सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स T इंटू 4 पाई कैसे निकाला, जरा थोड़ा सा बता दो हमें। ये तो एक ड्रॉप की, एक छोटी ड्रॉप की एनर्जी हो गई, बोलो हो गई? और सारी ड्रॉप कितनी है आपके पास में, इसलिए 27 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आ गया समझ में? अब बताइए बड़ी ड्रॉप की एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में? बड़ी ड्रॉप की एनर्जी होगी कैपिटल T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बड़ी ड्रॉप तो एक ही है ना, ये कंडीशन बनेगी, दोनों का रेशो चाहिए हमें। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे T से T कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा स्मॉल R स्क्वायर इंटू 27 और अपॉन क्या बचेगा, कैपिटल R स्क्वायर बचेगा। अब बताइए कैपिटल R में और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, बताओ भाई कॉर्नर वाला बच्चा, यू। यस, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में क्या रिलेशन है? n की पावर 1/3, n की वैल्यू है 27 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 3r? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? यहां से उठाकर यहां पुट कर देंगे, ठीक है। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 27, कैपिटल R की जगह लिखेंगे ये 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बन गया आंसर? 3/1। क्या बन गया? 3:1। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों को लिखवाया गया था, ठीक है। बोलिए समझ आ गया क्या? करिए नोट डाउन। बातें नहीं, ये रिलेशन कहाँ से आया? सरफेस एनर्जी, वर्क की जो वैल्यू होती है वो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। अब एनर्जी का जब डिफरेंस लेंगे तभी तो एरिया का डिफरेंस आएगा वहाँ पर, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम लोगों ने वर्क में तो डेल्टा ए का यूज़ किया है और एनर्जी में खाली ए का यूज़ किया है। फॉर्मूला होता है हमारे पास में सरफेस एनर्जी का, डेफिनेशन चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। ये फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड एरिया ऑफ सरफेस, कोई भी जो भी सरफेस आपके पास में होगा। अच्छा, वो रिलेशन कहाँ से आया? बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R क्यूब, छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 स्मॉल r क्यूब, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम n टाइम्स होगा छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के। मैं लिख देता हूँ अभी वहाँ पर, ये होगा, देखो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब और n टाइम्स होगा छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के, क्योंकि छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करके ही तो आपने बड़ी ड्रॉप बनाई है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से 3 हटाएंगे तो ये बन जाएगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है। बोलो वही समझ में आ गया क्या? कितने क्वेश्चन बच गए और फिनिश हो गए? और कोई नहीं है? ठीक है, तो इसके साथ हमारा सरफेस टेंशन का काम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपना नया टॉपिक, और अगला टॉपिक है हमारा एक्सेस प्रेशर। लिखो अपनी कॉपी में हेडिंग, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, ठीक है। पहले समझ लीजिए आप एक्सेस प्रेशर क्या होता है और किस काम में ये हम लोग यूज करेंगे। देखो भाई, एक्सेस प्रेशर बेसिकली है क्या? सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। एक प्रेशर बाहर जो एयर है उसकी वजह से लिक्विड के सरफेस पर काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इंटरनल प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। यानी आप ये समझिए, जैसे हमारे पास में ये कोई लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, अंदर से एक प्रेशर काम कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल प्रेशर। ये प्रेशर होता है सरफेस टेंशन की वजह से, लिक्विड के सरफेस पर जो सरफेस टेंशन होती है ना, उसकी वजह से ये प्रेशर होता है। और एक प्रेशर काम करता है हमारे पास में बाहर से, इसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस है वही इस बात को तय करता है कि सरफेस की शेप कैसे होने वाली है, सरफेस की शेप कैसी होने वाली है। जैसे हम एक छोटी सी बात आपसे कहें, अगर हम एक छोटी सी बात आपसे कहें कि भाई मैंने आपसे कहा कि इंटरनल प्रेशर तो हो गया ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम, अंदर से काम करने वाला प्रेशर तो ज्यादा हो गया, बाहर से काम करने वाला प्रेशर कम हो गया, तो उसकी वजह से लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऐसी शेप बन जाती है लिक्विड की, इस तरीके की शेप बन जाती है लिक्विड की। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो अंदर से प्रेशर काम कर रहा है वो तो आपका ज्यादा हो गया है, और जो बाहर से प्रेशर काम कर रहा है वो आपका कम हो गया है। समझ में आ रही बात? इसीलिए लिक्विड प्लेन सरफेस में नहीं रहेगा, वहां से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये जो हमारी शेप निकल कर आई है, इस शेप को हम नाम देते हैं एक्सेस शेप। ये हमारी एक्सेस शेप कहलाती है, और ये एक्सेस शेप जो बनती है वो एक्सेस प्रेशर की वजह से बनती है। और एक्सेस प्रेशर होता क्या है? जो अंदर से प्रेशर काम कर रहा है इंटरनल प्रेशर, और जो बाहर से प्रेशर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम नाम देते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या नाम देते हैं? और ये एक्सेस प्रेशर तय करता है कि लिक्विड के अपर सरफेस की शेप कैसी रहने वाली है। लिक्विड का सरफेस ऐसे डिप करने वाला है, लिक्विड का सरफेस ऐसे प्लेन होने वाला है, या लिक्विड का सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ उठने वाला है, ये तय करता है एक्सेस प्रेशर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? लिखिए अपनी कॉपी में, अब हेडिंग है एक्सेस प्रेशर। The difference between internal pressure, the difference between internal pressure and atmospheric pressure, the difference between internal pressure and atmospheric pressure, the difference between internal pressure and atmospheric pressure called excess pressure, called excess pressure, excess pressure लिख दिया। excess pressure is equal to, excess pressure is equal to PI minus PA, PI minus PA. What is PI? PI is called internal pressure, and internal pressure means, internal pressure means pressure due to surface tension, pressure due to surface tension। अरे भाई समझ रहे हो? ओके। और PA means एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है? वही हमारा एक्सेस प्रेशर है। क्लियर हो गई बात? अब इसमें बनाएंगे हम 3 पॉइंट बच्चों। पॉइंट नंबर 1, सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस। इसका मतलब है कि बाहर से जो प्रेशर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर से जो काम कर रहा है इंटरनल प्रेशर, वो आपस में कैसे हैं? वो आपस में इक्वल हैं, इसीलिए प्लेन सरफेस बनेगा। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि किसी भी लिक्विड का अपर सरफेस प्लेन कब होगा।
लिक्विड का अपर सरफेस प्लेन तब होगा जब बाहर से काम करने वाला प्रेशर और अंदर से काम करने वाला प्रेशर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब लिक्विड का सरफेस प्लेन होगा। इस सरफेस को नाम देते हैं साहब, एक प्यारा सा नाम इसे दिया जाता है, इसे बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? ये मेनिस्कस कहलाता है हमारा। बोलिए समझ आया नहीं आया? मेनिस्कस। डन, ये हमारा मेनिस्कस कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन क्या है? और जानते हैं उसका मेनिस्कस नाम कहां से लिया गया है? बायोलॉजी वालों को तो पता होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी तो पढ़ ली होगी, बोन स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया होगा, कहाँ कौन सी हड्डी होती है, नहीं पढ़ा? जहां हमारा फेबुला और ये ऊपर वाली जो क्या नाम बोन होती है, क्या बोलते हैं इसे, और नीचे वाली को टीबिया, है? जहां दोनों जॉइंट हमारा जुड़ता है ना, जॉइंट, सुनिए ध्यान से, जहां जॉइंट हमारा इस तरीके से कनेक्ट होता है आपस में, ठीक है, घुटने पर, नी पर हमारी, तो उस पर यू शेप में, ऐसे यू शेप में हमारी बोन के ऊपर यू शेप में कुछ इस तरीके से मसल्स होती है, टिश्यू होते हैं इस तरीके से, जो जर्क को बैलेंस करते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जब आप जोर से किसी ऊपर से कूदते हो ना, तो अगर बिल्कुल सीधा बोन से बोन जुड़ी होगी आपकी, तो बोन बोन आपस में टकराएगी, स्ट्रेस काम करेगा और बोन टूट जाएगी। तो वो जो स्ट्रेस होता है बीच में, उसे मैनेज करने के लिए बोन से बोन के बीच में यू शेप के अंदर ऐसे कुछ टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये टिश्यू होते हैं, पिलो की तरह काम करते हैं, ठीक। ये जो टिश्यू हैं, ये पड़ने वाले फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो इन यू शेप में जो टिश्यू हैं, इनका नाम होता है मेनिस्कस, एंटीरियर मेनिस्कर, पोस्टीरियर मेनिस्कस। और यहां से ये वर्ड लिया गया है मेनिस्कस, क्योंकि लिक्विड की जो शेप बनती है वो ऐसे ही, क्या तो यू शेप में ऊपर की तरफ बनेगी या यू शेप में नीचे की तरफ बनेगी, यहां से वर्ड लिया गया है मेनिस्कस। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ओके, नंबर 2 कंडीशन हमारे पास में ऐसे है भाई, बाहर से जो प्रेशर काम कर रहा है उसका नाम है पीए। क्या है? अंदर से जो काम कर रहा है वो है पीआई। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है? पीआई क्या है और पीए क्या है? अगर मैं पीए को बराबर से इधर ले आऊं या इस ग्रेटर देन के साइन से इधर ले आऊं, तो क्या बनेगा? पीआई माइनस के पीए ग्रेटर देन ऑफ, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? और पीआई माइनस पीए को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं? अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, एक्सेस प्रेशर ग्रेटर देन ऑफ 0, दिस इज एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर है। समझ में आ रही बात? एक्सेस प्रेशर 0 से बड़ा है। अगर एक्सेस प्रेशर 0 से बड़ा है तो मेनिस्कस की शेप बताइए कैसे होगी? तो मेनिस्कस की जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी। इस शेप को हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स शेप। क्या नाम देते हैं? कॉन्वेक्स शेप। ये हमारी कॉन्वेक्स शेप होगी बच्चों। मेनिस्कस की शेप हमारी ऐसी होने वाली है और दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये कौन सी शेप है? प्लेन। कैसी है? अच्छा, अगर मैं पीए को बराबर से इधर ले आऊं तो क्या बनेगा? पी आई माइनस पी ए इज इक्वल टू, बताओ यहां एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? यहां एक्सेस प्रेशर हमारा 0 हो गया। नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, क्या होता है एक्सेस प्रेशर? जो सरफेस को शेप देता है। क्या देता है? और उस शेप का नाम क्या है? मेनिस्कस। क्या है? कितने प्रेशर काम करते हैं सरफेस पर? 2, एक बाहर से एक अंदर से। बाहर से जो काम कर रहा है उसका नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो अंदर से काम कर रहा है, और इनका जो डिफरेंस है वही क्या है? प्लेन शेप के लिए एक्सेस प्रेशर क्या है? अच्छा, ये कौन सी शेप है? कॉन्वेक्स। कौन सी है? कॉन्वेक्स। इसके लिए एक्सेस प्रेशर 0 से बड़ा है। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, अगली कंडीशन में बाहर से जो प्रेशर काम कर रहा है भाई उसका नाम क्या है? पीए। ठीक है, अनुरिधि बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? एटमॉस्फेरिक ज्यादा है, इंटरनल कम है।
और अगर मैं एटमॉस्फेरिक को इसे लेस देन से इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, पी माइनस के पी ए लेस देन ऑफ। बताओ एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कैसी बनने वाली है, एक्सेस प्रेशर लेस देन ऑफ 0। और इस शेप का नाम क्या होगा, कॉनकेव शेप। क्या नाम होगा, कॉनकेव शेप। और इस नाम याद जरूर रखिएगा, क्या नाम होता है इसका, मेनिस्कस। ठीक है, बनाइए फटाफट। हो गया। ओके, हाँ बेटा, हो गया। ओके, सभी का हो गया ना। अब इसके बाद दो डेरिवेशन है हमारे पास में, एक है एक्सेस प्रेशर निकालना है ड्रॉप के लिए और एक्सेस प्रेशर निकालना है बबल के लिए। दोनों डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इवन पक्का आनी चाहिए एक आधी एग्जाम के अंदर, क्या तो बबल वाली आनी चाहिए या ड्रॉप वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप करेंगे उसे। आगे बढ़ जाऊं मैं यहां से। ओके, हेडिंग लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर, एक्सेस pressure of liquid drop, excess pressure of liquid drop, excess pressure of liquid drop, excess pressure of liquid drop. Consider a spherical liquid drop, consider a spherical liquid drop of radius capital R, of radius capital R. Due to spherical shape, there is an excess pressure, there is an excess pressure Pi minus Pa inside the liquid drop, acting normally
आउटवर्ड, एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड, एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, बस डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, समय कम है हमारे पास में, आज तो नहीं हो पाएगी। तो बाकी यह है कि जो आज आप पहले पूरी बात होने देना, बाद में अपने ये बैग वैग समेटना स्टार्ट करना। जो आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है वो क्लियर हो गया? एक तो हमने वर्क निकालना सीख लिया न्यूमेरिकली, एक सरफेस एनर्जी निकालने का तरीका बताया टी इंटू एरिया करके, एक वो जो स्टार्टिंग में बताया ना सबसे पहला क्वेश्चन, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसमें सरफेस जो टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? क्या डायरेक्शन होती है? लिक्विड इधर होगा तो इधर, लिक्विड ऊपर होगा तो ऊपर, लिक्विड इधर होगा तो इधर, लिक्विड नीचे होगा तो नीचे। ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। एक हमने ये टॉपिक आपको बताया एक्सेस प्रेशर, जिसकी वजह से लिक्विड का ऊपर का जो सरफेस है वो शेप गेन करता है। अच्छा, जहां भी मैं लिक्विड की बात करता हूं ना बच्चों, तो ये सारी कंडीशन रुके हुए लिक्विड के लिए है, स्टैटिक लिक्विड के लिए है। स्टैटिक लिक्विड का मतलब है एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर भी रेस्ट में है और उसके अंदर जो लिक्विड भर रखा है वो भी रेस्ट में है। क्योंकि अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रो मतलब लिक्विड या फ्लूइड और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। कभी आप समझो कि सरफेस टेंशन तब भी होगी जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। फ्लो का कोई केस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम जितने भी केस पढ़ रहे हैं वो सब रेस्ट के पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सेस प्रेशर क्लियर हो गया? ओके, इंटरनल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा, ये अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट डेरिवेशन हमने आपको लिखवाई है। ठीक है।